Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं सभी का एक बार फिर से इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आरबीएससी की जो आपके 11th की जो बुक है उसमें आपके यूनिट 6 चल रही है। और ये जो यूनिट 6 है इसमें आप देखिए, मैंने आपको अधिगम का अर्थ पढ़ा दिया था। आज अधिगम के सिद्धांतों के बारे में पढ़ने वाले हैं और अधिगम के प्रतिमान के बारे में भी पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक डाल लीजिए, अधिगम के प्रतिमान। प्रतिमान का मतलब ये है मनोविज्ञान के क्षेत्र में कौन कौन से अधिगम के प्रकार माने जाते हैं। तो देखते हैं, अधिगम अनेक प्रकार से हो सकता है। मनोवैज्ञानिक कुछ विधियों को सरल अनुक्रियाओं के अर्जन में उपयोग लेते हैं, तो अन्य विधियों को जटिल अनुक्रियाएं सीखने के काम में लेते हैं। सबसे सरल प्रकार का सीखना जो साहचर्य पर आधारित होता है, अनुबंधन कहलाता है। तो मित्रों, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि सबसे सरल प्रकार का सीखना किस पर आधारित होता है, तो आपका आंसर रहेगा साहचर्य पर। और उसको क्या कहा जाता है? उसको अनुबंधन कहा जाता है। अब देखिए, अनुबंधन भी दो प्रकार का होता है। एक तो होता है प्राचीन अनुबंधन और एक होता है क्रिया प्रसूत अनुबंधन। देखिए मित्रों, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, मनोविज्ञान में दो प्रकार के अनुबंधन दिए गए हैं, लिख लीजिए। प्राचीन अनुबंधन और साधनात्मक या क्रियात्मक अनुबंधन भी जिसको कहा जाता है। मित्रों, प्राचीन अनुबंधन के अनेक नाम हैं, क्रियात्मक अनुबंधन के भी अनेक नाम हैं। जब मैंने आपको साइकोलॉजी मेरे नोट्स से पढ़ाई थी तब मैंने इनके नाम लिखा दिए थे। इसके साथ ही प्रेक्षणात्मक अधिगम भी होता है सीखने के लिए, संज्ञानात्मक अधिगम भी होता है साथियों। और संज्ञानात्मक अधिगम के अलावा शाब्दिक या वाचिक अधिगम भी होता है, संप्रत्य अधिगम भी होता है तथा कौशल अधिगम भी होता है। यहाँ इनमें से कुछ का वर्णन दिया गया है, तो कौन कौन से हैं वो चीज़ें अपन पढ़ने वाले हैं। टॉपिक डाल लीजिए। सबसे पहले पढ़ेंगे प्राचीन अनुबंधन, जिसको क्लासिकल कंडीशनिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है प्राचीन अनुबंधन को? क्लासिकल कंडीशनिंग आप इसको कह सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको। साथियों, टॉपिक डाल लीजिए, प्राचीन अनुबंधन या क्लासिकल कंडीशनिंग इसको अंग्रेजी में कहा जाता है। मित्रों, इसमें जब मैं कहूँ आपको जरूर लिखना है। समझ लेते हैं, पढ़ते हैं अच्छी तरह से, समझ कर पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं। इस प्रकार का सीखना सबसे पहले इवान पी पावलोव ने प्रस्तावित किया है। तो मतलब आपका क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि प्राचीन अनुबंधन का जनक किसको कहा जाता है, तो आपका आंसर रहेगा इवान पी पावलोव। इवान पी पावलोव का पूरा नाम है इवान पत्रोविच पावलोव। इनको पी का मतलब होता है पत्रोविच। सबसे पहले ही इन्होंने प्राचीन अनुबंधन बताया था। पावलोव जो शरीर वैज्ञानिकी थे ने पाचन प्रक्रिया के अध्ययन के दौरान पाया कि कुत्ते उन तश्तरियों को जिनमें उन्हें भोजन दिया जाता था देखने पर भी लार स्रावित करना प्रारंभ कर देते थे। इसी के आधार पर पावलोव ने कुत्तों पर प्रयोग किए और प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत दिया। साथियों, इन्होंने जो सिद्धांत दिया है, इन्होंने पहले देखा कि कुछ कुत्ते थे जो तश्तरिया जिनको बोला जाता है, जिनमें कुत्तों का भोजन रखा जाता था। तो वहाँ पर देखा इन्होंने कि इन तश्तरियों को देख करके ही कुत्तों के मुंह में लार आ जाती है। तो इसमें इन्होंने प्रयोग करके देखा। अब देखिए इन्होंने क्या प्रयोग किया था। इसी के आधार पर पावलोव ने कुत्तों पर प्रयोग किए और प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत दिया। प्राचीन अनुबंधन के अनुसार जब एक तटस्थ उद्दीपक को स्वाभाविक उद्दीपक के साथ युग्मित कर प्रस्तुत किया जाता है, तो कुछ प्रयासों के पश्चात प्राणी उस तटस्थ उद्दीपक के प्रति भी वैसी ही अनुक्रिया करने लगता है जो वह स्वाभाविक उद्दीपक के साथ करता है। साथियों, यहाँ पर ये लिखा हुआ है तटस्थ उद्दीपक। इसका मतलब है कि जो अस्वाभाविक उद्दीपक होता है, जब उसको स्वाभाविक उद्दीपक के साथ आप प्रस्तुत करते हो तो उन दोनों के बीच में एक अनुक्रिया होने लग जाती है, एक संबंध बन जाता है जिससे अनुबंधन स्थापित हो जाता है। और प्राणी कैसा व्यवहार करता है? जो स्वाभाविक उद्दीपक के प्रति व्यवहार किया जाता है वो ही तटस्थ उद्दीपक के प्रति भी व्यवहार करना सीख जाता है। उसको ही आप कहोगे मनोविज्ञान की भाषा में अनुबंधन। बहुत ही शानदार तरीके से मैं समझाने वाला हूँ। देखिए मित्रों, यहाँ एक चित्र दिया हुआ है कि एक ओर से दिखने वाला शीशा इसमें लगा है। यहाँ पर कुछ भोजन रखा है। लार ग्रंथियों से लगी नली, ये आपके पढ़ाई में नहीं आएगा लेकिन मैं इसको समझ रहा हूँ। यहाँ एक नली है जिसमें लार ग्रंथियों से लगी हुई है।
लार मापन हेतु कप, यहाँ एक कप रख दिया है जिसमें लार का मापन किया जाता है, और यहाँ रिकॉर्डिंग उपकरण, यहाँ रिकॉर्ड करने का एक उपकरण रख दिया जाता है। अब देखिए इसका प्रयोग इन्होंने क्या किया था कि यहाँ पर ये जो भोजन रखा है, ठीक है, यहाँ पे जो भोजन रखा है इसको देख करके कुत्ते के मुंह में लार आ जाती थी, और वो लार कहाँ चली जाती थी, लार का मापन का जो साधन था उसमें। और साथियों ये सब रिकॉर्ड इस चीज़ में होती थी। और ये जो शीशा इसमें लगाया हुआ है इसमें सिर्फ बाहर से अंदर ही दिखाई देता था, अंदर से बाहर नहीं दिखाई देता था। तो इसके प्रयोग को देखने वाले हैं कि इन्होंने क्या प्रयोग किया था। साथियों यहाँ पर है पावलोव का प्रयोग, अच्छी तरह से समझने वाले हो, बिल्कुल अच्छी तरह से, कभी नहीं भूलोगे, वीडियो को पूरा देखना। देखते हैं पावलोव ने अपने प्रयोग के लिए एक कुत्ते को बॉक्स में बांध कर रखा। देखिए उन्होंने बांध रखा है, मैंने आपको चित्र बताया था। तो उसे कुछ समय के लिए उसमें छोड़ दिया, साथ ही कुत्ते के लार ग्रंथियों से स्त्रावित होने वाले स्त्राव को एक ट्यूब के द्वारा एक मापनी गिलास में लेने के लिए आवश्यक उपाय कर दिए इन्होंने कि भाई जो उसकी लार ग्रंथियां हैं उससे एक पाइप को कनेक्ट कर दिया। अब कुत्ते को उन्होंने भूखा रखा, भोजन उसको नहीं दिया, और घंटी की आवाज़ के तुरंत बाद ही उसे भोजन दिया। देखिए उन्होंने क्या किया, एक सिस्टम किया कि भाई जैसे घंटी बजेगी उसके तुरंत बाद ही उसको भोजन दे दिया गया। कुत्ते को एक घंटी एक तटस्थ उद्दीपक है। यहाँ पर देखिए जो घंटी बजाई जा रही है वो कैसा उद्दीपक है, तटस्थ उद्दीपक है, क्योंकि इसके प्रति कुत्ते का लार स्त्रावित करना स्वाभाविक अनुक्रिया नहीं है। देखिए घंटी बजने से कुत्ते के मुंह में तो लार आनी नहीं है, तो इसको आप स्वाभाविक अनुक्रिया आप नहीं कह सकते। किंतु भोजन एक स्वाभाविक उद्दीपक है जिसके प्रति कुत्ता लार स्त्रावित करता है। देखिए भोजन को देख करके कुत्ते के मुंह में लार आती है तो ये स्वाभाविक अनुक्रिया है, और भोजन स्वाभाविक उद्दीपक है। लार का आना, देखिए भोजन को देख करके लार का आना एक स्वाभाविक अनुक्रिया है, और भोजन कैसा उद्दीपक है, एक स्वाभाविक उद्दीपक है। आगे देखेंगे, अगले कुछ दिनों तक इसी प्रकार घंटी की आवाज़ के बाद भोजन प्रस्तुत किया गया। ऐसे कुछ प्रयासों के बाद परीक्षण प्रयास में केवल घंटी बजाई गई किंतु भोजन नहीं दिया गया। यह पाया गया कि कुत्ते ने घंटी की आवाज़ पर भी इस आशा में कि भोजन आएगा उसी तरह लार स्त्रावित की जिस प्रकार वह भोजन प्रस्तुत करने पर करता था। घंटी तथा भोजन के मध्य का यह साहचर्य ही अनुबंधन कहलाता है। तो देखिए मित्रों, इस ये जो अधिगम का प्रकार है अनुबंधन का, इसमें घंटी और भोजन के मध्य, किसके मध्य, घंटी और भोजन के मध्य संबंध स्थापित होता है, अनुबंधन स्थापित होता है। और यहाँ पर रोजाना क्या किया जाता था, पहले घंटी बजा दी फिर भोजन दे दिया, फिर घंटी बजाई फिर भोजन दे दिया, ये प्रक्रिया लगातार चलती रही। तो जो कुत्ता था उसने भी सोच लिया कि यार घंटी बजने के तुरंत बाद भोजन आ जाता है। तो एक जो लास्ट परीक्षण इन्होंने किया था, घंटी सिर्फ और सिर्फ घंटी बजाई और कुत्ते के मुंह में क्या आ गई, लार आ गई। तो मतलब कुत्ते ने क्या सोचा कि यार अब भोजन आने वाला है। मतलब ये जो घंटी तटस्थ उद्दीपक है इसको अस्वाभाविक उद्दीपक भी कहा जाता है। और यहाँ पर जो लार आती है, अस्वाभाविक उद्दीपक मतलब घंटी से या तटस्थ उद्दीपक से जो लार आती है उसको आप स्वाभाविक अनुक्रिया न कहकर उसको आप कहोगे अनुबंधित अनुक्रिया। क्या कहोगे, अनुबंधित अनुक्रिया। अगर यही लार भोजन से आती तो उसको आप कहते हैं स्वाभाविक अनुक्रिया। चलिए आगे देखते हैं, प्राचीन अनुबंधन के प्रमुख संप्रत्यय। कुछ चीजें हैं प्राचीन अनुबंधन में जिनका आपको समझना बहुत जरूरी है। तो पहला लिखिए अनुबंधित उद्दीपक, यूएस, अनकंडीशनल स्टिमुलस जिसको कहा जाता है। तो साथियों अनुबंधित उद्दीपक का मतलब है कि वह उद्दीपक जिसका अनुबंधन नहीं होता है उसको ही अनुबंधित उद्दीपक कहा जाता है। अब अनुबंधन किसका स्थापित नहीं होगा, भोजन का स्थापित नहीं होगा, तो मतलब अनुबंधित उद्दीपक या यूएस किसको कहेंगे, अनकंडीशनल स्टिमुलस। भोजन को आप अनुबंधित उद्दीपक कहोगे क्योंकि भोजन एक स्वाभाविक उद्दीपक है जिसके लिए कुत्ता लार स्त्रावित करता है। अन्य शब्दों में अनुबंधित उद्दीपक बिना सीखा हुआ या स्वाभाविक उद्दीपक होता है जिसके लिए प्रतिवर्ती या अनैच्छिक अनुक्रिया होती है। तो साथियों अनुबंधित उद्दीपक का मतलब है इसको स्वाभाविक उद्दीपक आप कहोगे कि जिस चीज से जो कार्य होना है अगर वो होता है
तो उसको आप अनुबंधित उद्दीपक या स्वाभाविक उद्दीपक कहोगे। जैसे आपके सामने शेर आ जाता है तो वहां पर आप तुरंत क्या करोगे, वहां से भागने की कोशिश करोगे, तो शेर से डरना, आपको डर लगेगा, एक स्वाभाविक सी चीज है। तो मतलब वहां पर जो भागना अनुक्रिया हो रही है और जो जो आपका स्वाभाविक उद्दीपक है शेर, यहाँ पर यूएस शेर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? यूएस शेर कहलाएगा। और उसको आप स्वाभाविक उद्दीपक भी कह सकते हैं। मतलब जिसके लिए अनुबंधन स्थापित करने की जरूरत नहीं पड़े उसको ही अनुबंधित उद्दीपक कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे साथियों, इस चित्र को भी मैं समझाने वाला हूं। अगले पैरा को देख लेते हैं। दूसरा इसमें महत्वपूर्ण तथ्य आता है अनुबंधित अनुक्रिया। देखिए, अनुबंधित अनुक्रिया को अनकंडीशनल रेस्पॉन्स कहा जाता है। जिसे यहाँ पर कुत्ता भोजन को देखकर उसके मुंह में लार आ जाती है, तो भोजन से लार आती है, ये तो कॉमन चीज है। मतलब वहां पर जो लार का आना है भोजन को देखकर, उसको आप कहोगे अनुबंधित अनुक्रिया। यहाँ लिखा हुआ है लार भोजन के लिए स्वाभाविक अनुक्रिया है, अतः पावलोव के प्रयोग में यह अनुबंधित अनुक्रिया है। अनुबंधित उद्दीपक के प्रति होने वाली प्रतिवर्ती क्रिया अनुबंधित अनुक्रिया कहलाती है। लिख लीजिए इसको, क्या लिखना है आपको? अनुबंधित उद्दीपक मतलब यहाँ पर भोजन के प्रति होने वाली प्रतिवर्ती क्रिया मतलब लार का आना अनुबंधित अनुक्रिया यहाँ पर कहलाएगी इस सिद्धांत में। आगे देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक डालिए, अनुबंधित उद्दीपक। अनुबंधित उद्दीपक का मतलब वह उद्दीपक जिसका अनुबंधन होता है उसको ही अनुबंधित उद्दीपक कहेंगे। मतलब यहाँ पर जो तटस्थ उद्दीपक है वो ही अनुबंधित उद्दीपक है। और जो अनुबंधित उद्दीपक है, जैसे यहाँ पर अनुबंधित उद्दीपक क्या है? भोजन है साथियों। देखते हैं इसमें, जब एक तटस्थ उद्दीपक को किसी अनुबंधित उद्दीपक के साथ बार बार युग्मित करने से वह समान प्रकार की प्रतिवर्ती अनुक्रिया उत्पन्न करने का कारण बनता है, तो इस तटस्थ उद्दीपक को ही अनुबंधित उद्दीपक कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, तटस्थ उद्दीपक मतलब यहाँ पर जो घंटी है उस घंटी को आप भोजन के साथ में दोगे तो घंटी यहाँ पर अनुबंधित उद्दीपक है और भोजन यहाँ पर अनुबंधित उद्दीपक कहलाता है। जैसे पावलोव के प्रयोग में घंटी जो एक तटस्थ उद्दीपक है, घंटी की आवाज़ पर लार स्रावित होना स्वाभाविक अनुक्रिया नहीं है, को बार बार भोजन के साथ देने पर कुत्ता केवल घंटी की आवाज़ होने पर भी लार स्रावित करता है, जैसा वह भोजन को देने पर करता था। इस तरह घंटी एक अनुबंधित उद्दीपक का यहाँ पर उदाहरण है। तो समझ में आ गया, अनुबंधित उद्दीपक मतलब जिस उद्दीपक के साथ अनुबंधन स्थापित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक डालिए, अनुबंधित अनुक्रिया। अनुबंधित अनुक्रिया को आप एक बार समझ लीजिए, कंडीशनल रेस्पॉन्स जिसको कहा जाता है। अनुबंधित अनुक्रिया का मतलब है कि अनुबंधित उद्दीपक के प्रति जो अनुक्रिया होती है वो उसको ही अनुबंधित अनुक्रिया कहते हैं। मैं यहाँ पर आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा। भोजन को देखकर भी लार आती है, ठीक है, घंटी प्लस भोजन दिया जाता है तब भी लार आती है, और लास्ट में जब सिर्फ घंटी ही बजाई जाती है तब भी लार आती है। मतलब जो अनुक्रिया है वो तो 3 ही बार एक हो रही है, लार का आना, लार का आना और लार का आना। लेकिन आपको बता दूं कि भोजन को देख करके लार का आना ये अनुबंधित अनुक्रिया नहीं है। घंटी और भोजन से लार का आना ये भी अनुबंधित अनुक्रिया नहीं है, लेकिन सिर्फ घंटी से ही लार का आना मित्रों ये होती है अनुबंधित अनुक्रिया। मतलब अनुबंधित उद्दीपक के प्रति जो क्रिया की जाती है उसको ही अनुबंधित अनुक्रिया कहा जाता है। देखिए साथियों, इसमें इस चित्र को समझ लेते हैं कि ये चित्र क्या कहना चाह रहा है, अनुबंधन किस प्रकार स्थापित होता है। देखते हैं, अनुबंधन के पूर्व भोजन दिया जाता है जिसको स्वाभाविक उद्दीपक कहेंगे। भोजन देने से क्या होगा? लार का स्राव होगा जिसको स्वाभाविक अनुक्रिया कहेंगे। आप भोजन के बाद में, ठीक है, घंटी की ध्वनि दोगे उसको तटस्थ उद्दीपक कहोगे। यहाँ पर घंटी की ध्वनि से कुत्ता क्या चौंकेगा? क्या करेगा? यहाँ पर कुत्ता चौंकेगा कि अरे यार लार नहीं आएगी, वहाँ पर वो एकदम चमक सकता है यहाँ पे। फिर अनुबंधन के समय आप अनुबंधन स्थापित करने की कोशिश कर रहे हो, पहले घंटी की ध्वनि बजा रहे हो, फिर उसके बाद भोजन दे रहे हो। यहाँ घंटी की ध्वनि क्या है? तटस्थ उद्दीपक, और भोजन क्या है? स्वाभाविक उद्दीपक। अब फिर भी कुत्ते के मुंह में लार आ रही है, क्यों? क्योंकि कुत्ता किसको देख रहा है? भोजन को देख रहा है, जो कि एक स्वाभाविक अनुक्रिया ही कहलाएगी, क्योंकि भोजन को देखकर यहाँ पर लार आ रहा है।
लेकिन ये क्रिया बार बार आप दोहराते हो तो फिर उसके बाद में सिर्फ आप घंटी बजाओगे तो घंटी तटस्थ उद्दीपक की जगह यहाँ कहलाएगा अनुबंधित उद्दीपक, और यहाँ पर लार का स्त्राव कहलाएगा अनुबंधित अनुक्रिया। इसको आप स्वाभाविक अनुक्रिया नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पर भोजन से लार आती तो वो स्वाभाविक अनुक्रिया होती, और यहाँ घंटी से लार आ रही है तो मित्रों वो कैसी अनुक्रिया है? अनुबंधित अनुक्रिया है। आशा आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट से भी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में डायरेक्टली पूछ ली जाती है। कुछ उदाहरण हैं। दैनिक जीवन में प्राचीन अनुबंधन की अनेक घटनाएं देखने को मिलती है। इन उदाहरणों को लिखना है आपको। प्राचीन अनुबंधन के उदाहरण टॉपिक डालिए और फिर लिखिए। उदाहरण के लिए, एक बालक किसी साइकिल के पास जाता है और उसका टायर तेज आवाज़ के साथ फट जाता है। बच्चा डर जाता है। यदि ऐसा कुछ बार पुनः होता है तो बालक साइकिल को देखते ही डरने लगता है। तो साथियों ये प्राचीन अनुबंधन का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पर बच्चे को ऐसा लगेगा कि यार साइकिल का टायर तो फटता है, इससे हानि पहुँच सकती है। दूसरा उदाहरण इन्होंने दिया है, इसी तरह हॉस्टल में अथवा विद्यालय में खाने की घंटी की आवाज़ सुनने पर ऐसी आशा होने लगती है कि अब भोजन आने वाला है और मुंह में लार बनने लगती है। तो साथियों ये भी प्राचीन अनुबंधन का उदाहरण है। इन उदाहरणों में साइकिल तथा घंटी अनुबंधित उद्दीपक के उदाहरण हैं, जिनके साथ क्रमशः डरना और लार स्रावित करने की अनुबंधित अनुक्रिया साचर स्थापित होने के कारण हो जाती है। साथियों देखते हैं आगे। इसी प्रकार बालक को यदि चिकित्सक सफ़ेद कोट में इंजेक्शन लगाता है तो कुछ घटनाओं के बाद बालक किसी को भी सफ़ेद कोट में देखते ही भय की अनुक्रिया करता है। इस प्रकार के अधिकांश अतार्किक भय प्राचीन अनुबंधन के कारण ही होते हैं। तो साथियों लिख लीजिए, इन तीनों उदाहरणों को आपको लिख लेना है कि यदि चिकित्सक सफ़ेद कोट में इंजेक्शन लगाता है तो कुछ घटनाओं के बाद बालक किसी को भी सफ़ेद कोट में देखते ही भय की अनुक्रिया करता है। इस प्रकार के ये किस प्रकार का अनुबंधन है? तो आपका आंसर रहेगा ये एक प्राचीन अनुबंधन है। कौन सा अनुबंधन है? प्राचीन। अब देखने वाले हैं प्राचीन अनुबंधन के निर्धारक, कि प्राचीन अनुबंधन को क्या क्या निर्धारित करता है। तो मित्रों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। प्राचीन अनुबंधन में कितनी मजबूती तथा शीघ्रता से अनुक्रिया प्राप्त होती है, यह अनेक कारकों पर निर्भर करता है। अनुबंधित अनुक्रिया को प्रभावित करने वाले कुछ प्रमुख कारक इस प्रकार है। पहला कारक लिखना है यहाँ पर, अनुबंधित तथा अनअनुबंधित उद्दीपकों के बीच का अंतराल यहाँ पर प्रभावित करता है। साथियों यहाँ पर देखिए, प्राचीन अनुबंधन अनुबंधित तथा अनअनुबंधित की शुरुआत के बीच के समय से प्रभावित होता है। प्राचीन अनुबंधन की इस आधार पर निम्नलिखित 4 प्रक्रियाएं होती है। देखिए जो CS आपका रहेगा, CS मतलब कंडीशनल स्टिम्युलस, और जो आपका UCS रहेगा अनकंडीशनल स्टिम्युलस, इन दोनों के बीच का जो समय है, मतलब जो घंटी और जो भोजन का समय है, ये भी प्राचीन अनुबंधन को निर्धारित करते हैं, जो 4 प्रकार से होता है। पहला प्रकार है सहकालिक अनुबंधन। सहकालिक अनुबंधन में क्या होता है? अनुबंधित तथा अनअनुबंधित उद्दीपक एक साथ दिए जाते हैं। मतलब अनुबंधित मतलब जो घंटी है उद्दीपक है, और जो अनअनुबंधित उद्दीपक मतलब जो भोजन है, दोनों को एक साथ दिया जाता है, तो उसको कहा जाता है सहकालिक अनुबंधन। क्लियर है? दूसरा लिखना है विलंबित अनुबंधन। विलंबित अनुबंधन में अनुबंधित उद्दीपक का प्रारंभ होता है और तब अनअनुबंधित उद्दीपक दिया जाता है। देखिए अनुबंधित उद्दीपक मतलब यहाँ पर जो घंटी है उसका घंटी बजाई जाती है और फिर उसके बाद में भोजन दिया जाता है अनअनुबंधित उद्दीपक, ये कहलाता है विलंबित अनुबंधन। तीसरा है अवशेष अनुबंधन। अवशेष अनुबंधन में अनुबंधित अनुक्रिया का आरंभ तथा अंत हो जाता है, तब अनअनुबंधित उद्दीपक दिया जाता है, किंतु इन दोनों उद्दीपकों के बीच कुछ समय का अंतर होता है। मित्रों जो अवशेष अनुबंधन इसमें क्या करते हैं, पहले घंटी बजा ली, घंटी बज गई, उसकी आवाज़ बंद हो गई, फिर उसके बाद में भोजन दिया जाता है और इनके बीच में कुछ समय का भी गैप रखा जाता है, तो इसको आप अवशेष अनुबंधन कहोगे। और चौथा है पश्चगामी अनुबंधन। पश्चगामी अनुबंधन में अनअनुबंधित उद्दीपक को पहले दिया जाता है और उसके पश्चात अनुबंधित उद्दीपक प्रस्तुत करते हैं। मतलब इसमें पहले भोजन देंगे और फिर घंटी बजाएंगे, जबकि जो 3 प्रकार थे उनमें हर बार घंटी आगे बजाई जा रही थी, लेकिन पश्चगामी अनुबंधन में पहले भोजन देंगे और बाद में घंटी बजाएंगे, इसीलिए इसको कहा जाता है पश्चगामी अनुबंधन। साथियों
कुछ विशेष चीज़ें हैं इनके बारे में, आप आपको जब मैं कहूँ लिख लेना है। प्रयोगों में यह पाया गया कि अनुबंधित उद्दीपक तथा अनअनुबंधित उद्दीपकों के मध्य, मतलब जो घंटी है और जो भोजन है, घंटी और भोजन के मध्य समय का अंतराल यदि कुछ सेकंड का ही होता है तो प्राचीन अनुबंधन मजबूत व शीघ्र होता है। यह अंतर अधिक होने पर अनुबंधन में बहुत समय लगता है, जबकि विलंबित अनुबंधन अनुबंधित अनुक्रिया प्राप्त करने की प्रभावशाली विधि है। साथियों नोट करके लिखिए, प्राचीन अनुबंधन में कौन सा अनुबंधन का प्रकार अनुबंधन स्थापित करने की प्रभावशाली विधि है, तो आपका आंसर रहेगा विलंबित अनुबंधन इन चारों में सर्वश्रेष्ठ प्रकार है। सहकालिक तथा विशेष अनुबंधन से भी अनुबंधन प्रक्रिया प्राप्त होती है, किंतु पश्चगामी अनुबंधन प्रक्रिया में अनुक्रिया प्राप्त होने की संभावना न्यून हो जाती है। मतलब जो पश्चगामी उसमें तो अनुबंधन कैसे होगा, पहले आप भोजन दे रहे हो और फिर घंटी बजा रहे हो, तो उसमें काहे का अनुबंधन होगा। तो पश्चगामी अनुबंधन में कोई जो अनुबंधन स्थापित नहीं होता है। अतः प्राचीन अनुबंधन में CS सदैव US के पहले ही प्रस्तुत किया जाना चाहिए। मतलब जो घंटी है वो सदैव भोजन के पहले ही बजाया जाना चाहिए। यहाँ पर घंटी के अलावा कोई अन्य उदाहरण भी हो सकता है। अब देखेंगे अनुबंधित उद्दीपकों के प्रकार तथा तीव्रता। प्राचीन अनुबंधन में प्रयुक्त अनुबंधित उद्दीपक यदि एकदम भिन्न होता है, उदाहरण प्रयोगशाला में घंटी सामान्यतः नहीं होती है, तो अनुबंधन शीघ्र होता है। अनुबंधित उद्दीपक की तीव्रता भी अनुबंधन को प्रभावित करती है। अनुबंधित उद्दीपक जितना अधिक तीव्र होगा, अनुबंधित अनुक्रिया के अर्जन की गति भी अधिक होगी, अर्थात कम प्रयासों में ही अनुबंधन स्थापित होगा। तो साथियों देखिए कि कोई अगर भिन्न उदाहरण जैसा माहौल है आप अनुबंधन स्थापित करने के लिए, यदि उससे कोई भिन्न उद्दीपक आप वहाँ पर लाओगे तो उससे जल्दी अनुबंधन होता है, और अगर आप तीव्र गति से उसको दोगे बार बार तो भी अनुबंधन जल्दी स्थापित हो जाता है। अगला लिखिए, अनअनुबंधित उद्दीपकों के प्रकार। कौन कौन से प्रकार होते हैं अनअनुबंधित उद्दीपकों के? क्या पढ़ रहे हैं अभी? याद रख नहीं रहा? क्या पढ़ रहे हैं अभी? साथियों हम पढ़ रहे हैं अनुबंधन स्थापित करने में जो तत्व हैं उनको पढ़ रहे हैं कि अनुबंधन जल्दी स्थापित कैसे होता है या अनुबंधन स्थापित क्यों नहीं होता है, उन चीज़ों को पढ़ रहे हैं। टॉपिक आता है अनअनुबंधित उद्दीपकों के प्रकार, कि जो आपके अनअनुबंधित उद्दीपक हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। साथियों प्राचीन अनुबंधन के अध्ययनों में दो प्रकार के अनअनुबंधित उद्दीपकों का उपयोग किया जाता है। लिख लीजिए, पहला प्रवृत्त्यात्मक और दूसरा लिखिए विमुखी। प्रवृत्त्यात्मक मतलब वो उद्दीपक जो संतोष तथा प्रसन्नता आपको प्रदान करे, वो तो प्रवृत्त्यात्मक उद्दीपक कहलाता है, जिसे भोजन, पीना, दुलारना इत्यादि, जिससे आपको सुख मिले, जिससे आप प्रसन्न हो। और जो विमुखी उद्दीपक होता है उससे शोर, पीड़ादायी, सुई, आघात, कड़वा स्वाद इत्यादि दुखदायी और क्षतिकारक होते हैं। मतलब जो विमुखी उद्दीपक होते हैं उनसे क्या होता है, आपके मतलब एक तरह से आपको दुख आता है। तो साथियों जो अनअनुबंधित उद्दीपक होते हैं वो जल्दी, जो विमुखी उद्दीपक है वो प्राचीन अनुबंधन उनसे 2-3 प्रयासों में स्थापित हो जाता है, किंतु जो प्रवृत्त्यात्मक उद्दीपक है उनसे अनुबंधन स्थापित करने में अधिक समय लगता है। तो आपको याद रखना है कि जो प्रवृत्त्यात्मक है उनसे समय ज़्यादा लगता है और जो विमुखी उद्दीपक है उनसे अनुबंधन स्थापित करने में समय कम लगता है। जैसे मान लीजिए एक बालक कोई भी, जैसे मान लीजिए कि भाई एक बालक स्टोव है, स्टोव के पास जाता है और उसमें से आग निकलती है जो दिखने में लाल लाल टाइप होती है, थोड़ी पीली लाल टाइप। अब बालक आग के आग को छूने की कोशिश करता है। अब जैसे उसको जलन होती है तो दोबारा वो 1-2 बार और कोशिश करेगा, लेकिन उसको पता चल जाएगा यार ये चीज़ जलाती है, और उसके जैसी ही, ठीक है, उसके जैसी ही कोई चीज़ अगर उसको दिखती है और फिर वो उससे वो डरने लग जाता है। तो यहाँ पर मित्रों वो कौन सा उद्दीपक है? विमुखी उद्दीपक के अंतर्गत वो आ जाता है, उससे अनुबंधन जल्दी स्थापित होता है। बजाय प्रवृत्त्यात्मक में टाइम लगता है और विमुखी में टाइम कम लगता है। साथियों ये कह रहा है अनुबंधन को समझने और उसकी व्याख्या करने के लिए विद्यार्थियों से पूछा जा सकता है, इसको हम नहीं पढ़ेंगे। अब बात करने वाले हैं क्रिया प्रसूति या नैमित्तिक अनुबंधन की, जिसको हम कल पढ़ेंगे। तो बिल्कुल कमेंट करके जरूर जाए कि आपको क्लास कैसी लगी। मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने वीडियो को लास्ट तक देखा है। आशा है आपको ये जो क्लास है ये फैक्ट आपको समझ में आया होगा, प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मित्रों और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में।